नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, जिसमें भारत की जो सिचुएशन स्थिति है 125 देशों में भारत का स्थान आया है 111वां। यानी भारत का पोजीशन जो है भुखमरी में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी खराब है। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी भारत का स्कोर नीचे है। 2015 के बाद से 2015 के बाद से ही भारत लगातार भूख से निपटने में जो भारत की प्रगति है वो रुक गई है। 100 स्कोर होते हैं टोटल GHI का। GHI क्या होता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 0 से 100 तक स्कोर होते हैं, यानी जिसका स्कोर जितना ही कम होगा वह उतनी अच्छी स्थिति में होगा। तो भारत को जो टोटल GHI स्कोर दिया गया है, कितना दिया गया है? 28.7 दिया गया है, जो सीरियस कंडीशन में है। जो सीरियस यानी कि जो भुखमरी होती है, भुखमरी के गंभीर कंडीशन को दर्शाता है। अगर वैश्विक स्तर पर बात किया जाए कि जो मीडियम किस स्तर माना जाता है, तो वैश्विक स्तर पर अगर टोटल ओवरऑल लिया जाए तो 18.3 है। 18.3 है, जिसे मध्यम माना जाता है वैश्विक स्तर पर जो GHI का स्कोर है। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो दक्षिण एशिया है और जो सहारा का जो दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ पर भूख का स्तर सबसे खराब है, यानी सबसे अधिक है। यानी उसका जो टोटल स्कोर यानी प्रत्येक का जो स्कोर आया है, कितना आया है? 27.0, यानी 27 आया है। उससे भी सिचुएशन भारत की खराब है। तो यहाँ पर देखते हैं किस इंडिकेशन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए अंडर नरिशमेंट दिया गया है। पड़ोसी देशों की तुलना कर लेते हैं। भारत का कितना आया है? 111, यानी कि 111वां है। वहीं पाकिस्तान का 102वां स्थान है, बांग्लादेश का 81वां, नेपाल का 69वां, श्रीलंका का 60वां। एवं जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एरिया में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका स्कोर भारत से काफ़ी बेहतर है। भारत का 111 है, यानी भारत का जो भूख का सिचुएशन है वो लगातार खराब हो रहा है। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? अल्प पोषण, मतलब कि पोषण नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। अब फिर उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? चाइल्ड स्टंटिंग होता है बच्चों का उम्र के हिसाब से जो लंबाई है वो नहीं बढ़ना, उसे कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। फिर चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? उम्र के हिसाब से वजन का न होना। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है? इसका स्तर होता है कि प्रत्येक जो 1000 जीवित बच्चे हैं उसमें से कितने की मृत्यु हो जा रही है। तो इन चारों स्कोरों को मिलाकर तैयार किया जाता है GHI का स्कोर, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो भारत का जो कंडीशन है इसे येलो कलर में रखा गया है, सीरियस कंडीशन है, क्योंकि भारत अब 20 से 34.9 के बीच में आता है। यानी भारत का जो टोटल स्कोर है 28.7 है। काफ़ी खराब इंडिकेशन है भारत के लिए। तो और भी इसमें कुछ देखते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई एकमात्र क्षेत्र है जहां पर 2015 और 23 के बीच GHI स्कोर खराब हो गया है। ध्यान रखिएगा, लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका का क्षेत्र है। वहीं चीन का जो लीडरशिप है उसका नेतृत्व में जो पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया है, उसका जो 2023 का GHI स्कोर आया है वो दूसरा सबसे खराब आया है सिचुएशन। यूरोप और मध्य एशिया का स्कोर सबसे कम है। तो स्कोर सबसे जिसका कम है वो सबसे बेहतर है, जिसका स्कोर सबसे कम वो सबसे बेटर। इसके इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसे क्षेत्रीय और देश स्तर पर भूख को मापता है, मतलब स्थानीय स्तर पर भी मापता है, वैश्विक स्तर पर भी ट्रैक करता है, और जो कंट्री लेवल है वहाँ तक भी ट्रैक करता है। एक आयरिश NGO है जिसका नाम है कंसर्न वाइल्ड लाइफ, और एक जर्मन NGO है जिसका नाम है वेल्थ हिल्फे। इन दोनों के द्वारा हर साल जो GHI स्कोर है यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसे हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसका टारगेट क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि दुनिया भर से भूख को मिटाना, जो भूखमरी है दुनिया भर में उसको मिटाना है, इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट, मेरा युवा भारत, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी भी दे दी है, इसको मेरा युवा भारत जो प्लेटफॉर्म है इसको तैयार करने के लिए। तो भारत में जो राष्ट्रीय युवा नीति है उसके तहत युवा कितने एज ग्रुप को घोषित किया गया है। अगर भारत में कोई भी यंगस्टर्स मान लीजिए 19 से 29 के बीच में जिसकी एज है उसे युवा घोषित किया गया है भारत में।
उसे युवा माना जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि भारत भर में जो युवा हैं उनके विकास के लिए, उनका संपूर्ण विकास के लिए एक व्यापक मंच प्रोवाइड करना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, माई युवा भारत, यानी कि मेरा युवा भारत। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती कब है? 31 अक्टूबर को है। 31 अक्टूबर को है, तो 31 अक्टूबर को ही इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। यह मंच युवाओं को साथ जोड़ने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो वन स्टॉप समाधान, यानी कि एक ही स्थान पर अपना संपूर्ण विकास कर पाए। तो ये था मेरा युवा भारत। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में इसका 23वां संस्करण जारी किया गया है। मतलब 23वां संस्करण इसका स्टार्ट हुआ है। किसका? जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, तो इसका मिनिस्ट्री स्तर पर, यानी कि मंत्री स्तरीय 23वां बैठक इसकी होगी काउंसिल की। तो इस बार की जो अध्यक्षता करेगा, इस बार की अध्यक्षता किया जा रहा है श्रीलंका के द्वारा। यहाँ पर देखिए भारत के नीचे एक कंट्री है श्रीलंका, इसके द्वारा इस बार इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्षता किया जाएगा। ये मतलब 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, यानी कि 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो इसका हेड क्वार्टर्स यानी मुख्यालय है एबनी मॉरिशस में इसका हेड क्वार्टर्स है। फॉर्मली नोन एज तो इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव इज द एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 13 स्टेट्स। मतलब कि जो 23 अंतर्राष्ट्रीय, मतलब 23 जो देश हैं जो इंडियन ओशन को टच करते हैं, यहाँ पर देखिए जो इंडियन ओशन को टच करते हैं 23 कंट्री, इन सभी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसके मेंबर्स हैं। और 11 इसके डायलॉग्स पार्टनर्स भी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो इंडियन ओशन है, यानी कि जो हिंद महासागर है, उसमें सुरक्षा शांति को बढ़ावा देना और साथ साथ व्यापार को भी प्रमोट करना। इसके लिए बार बार ये जो हिंद महासागर से तटीय देश हैं इनकी मीटिंग होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एक अदरक है जिसका नाम है माखीर अदरक। तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया था एक, जिनका नाम है ट्रिनिटी संयू। यह है इनका फिगर देखिए, ट्रिनिटी संयू। इन्होंने मेघालय के अंतर्गत एक विशेष हल्दी है जिसका नाम है लाकाडोंग हल्दी, उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने विशेष खेती करके उस हल्दी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। इसी से इनकी पहचान बन गई। अब फिर उसके बाद इनका नाम रख दिया गया हल्दी ट्रिनिटी। इनका नाम हल्दी ट्रिनिटी नाम रख दिया गया था। तो अब यह दूसरे हल्दी पर ये अपना फोकस करना शुरू कर दिए, जिसका नाम है माखीर हल्दी, जिसका नाम है माखीर अदरक सोली। इसके पहले तो हल्दी का प्रमोट कर रही थी, खेती बढ़ावा दे रही है। अब माखीर अदरक पर ये आ गई, अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। माखीर अदरक की अगर बात करें तो इसकी विशेषता है, ये विशिष्ट अपने तीखापन के लिए जाना जाता है। इसकी जो औषधिक गुण होती है ये काफ़ी विशेष होती है। मेघालय में 2 प्रकार के अदरक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो है माखीर, जिसको ये बढ़ावा देना शुरू कर दी है। दूसरा नादिया। ये 2 अदरक विशेष रूप से मेघालय के अंतर्गत पाई जाती हैं, जिस हल्दी की वजह से इनकी पहचान बनी थी, जिसका नाम ही हल्दी ट्रिनिटी रख दिया गया है, लाकाडोंग हल्दी। इसके बारे में जानेंगे। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स योजना चल रही थी, उसके अंतर्गत जो पश्चिमी जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट है मेघालय के अंतर्गत, वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के रूप में लाकाडोंग हल्दी को वहाँ पर पहचान मिली थी। यह अपने उच्च कर्म्यून स्तर और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों के लिए जानी जाती है, जो हल्दी है जिसका नाम है लाकाडोंग हल्दी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज ने 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होगा उसको क्रिकेट को शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी। अभी क्रिकेट शामिल नहीं था, अब इसे मंजूरी दे दिया गया था। 2024 का जो ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में। वो कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा।
तो ये 100 साल पहले क्रिकेट को एक बार शामिल किया गया था ओलंपिक्स में। अब उसको स्थापित कर दिया गया था, लेकिन अब 100 साल बाद फिर से क्रिकेट को मंजूरी मिल गई है। लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में जो 2028 का ओलंपिक्स होगा उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। तो और भी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और जानते हैं कि क्रिकेट को 100 साल पहले कहाँ शामिल किया गया था। 1900 में, सन 1900 में जब पेरिस ओलंपिक हो रहा था तो उस समय क्रिकेट को खेला गया था। तो क्रिकेट को खेला गया था तो जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस को हराकर जो ओलंपिक है क्रिकेट का ब्रिटेन के द्वारा जीत लिया गया था। इसके पहले जो नीदरलैंड्स और बेल्जियम अपने आप को इस ओलंपिक से हटा लिए थे। उसके बाद ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर ये ओलंपिक जीत लिया था। उसके बाद 100 साल बाद फिर से ओलंपिक्स को, यानी कि जो 2028 का लॉस एंजलिस में होगा ओलंपिक्स, उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कमेटी जो ओलंपिक कमेटी है उसने मंजूरी अपनी दे दी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि और भी एथलीट्स को एंगेज करना ओलंपिक्स में, और भी जो कंट्री है जो बाहर निकल गई थी या जो नई नई कंट्री है उसको शामिल करना, और भी जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उसको बढ़ाना, और भी जो दर्शक हैं उसको बढ़ाना, जो होस्ट सिटी है यानी कि जो इसे ऑर्गेनाइज करेगी उसके रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी, और जो T20 जो पॉपुलर क्रिकेट है उसको और भी बढ़ावा मिलेगा और भी प्रमोट किया जाएगा, इसलिए इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बाल्टिक कनेक्टेड गैस और पाइपलाइंस। यहाँ पर देखिए ये चर्चा में क्यों है? फिनलैंड बाल्टिक कनेक्टेड गैस पाइपलाइंस की संभावित तोड़फोड़ की जांच कर रहा है, जो इसे एस्टोनिया से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए ये है फिनलैंड, ये है एस्टोनिया। यहीं पर एक गैस पाइपलाइन थी जो एस्टोनिया से गैस को फिनलैंड में क्या करती थी, मतलब प्रवाह गैस जो सप्लाई करती थी फिनलैंड में एस्टोनिया से। तो यहाँ पर अभी तोड़फोड़ हो गया है। इसका जांच फिनलैंड के द्वारा किया जा रहा है कि ये किस प्रकार से इसकी जांच हुई है। तो आइए जानते हैं बाल्टिक सागर में। ये है बाल्टिक सागर, ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है, ये है बाल्टिक सागर्स। इसके इर्द गिर्द कौन सी कंट्री है इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्वीडन है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, फिर लिथुआनिया है, प्लस उसके बाद यहाँ पर देखिए पोलैंड है, फिर यहाँ पर जर्मनी है, फिर उसके बाद डेनमार्क है। ये सब सारी कंट्री बाल्टिक कंट्री के इर्द गिर्द अपना अटैच है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बाल्टिक कंट्री और कौन कौन पाइपलाइन से कनेक्ट है इसके बारे में याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।